हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का फिजिक्स मंत्र में स्वागत है। माई सेल्फ जे एस चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी बेहतरीन टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे लिखा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया टॉपिक है। इसमें 11वीं क्लास के जो आपके वर्क एनर्जी पावर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे आएंगे। तो इस बेसिस पर ही बढ़िया टॉपिक हो जाता है। और कहीं पर भी देखो आप किसी चैप्टर में ये समझ सके कि यहाँ से क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी है, वो वर्ड एनर्जी होता है। जहां पर एनर्जी वर्ड हो गारंटीड, वहां पर 11वीं क्लास के चैप्टर का आना है। और फिर जब वो डबल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो सही मायने में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इस पर जो न्यूमेरिकल किस लेवल तक जा सकता है, नीट है, जेम है, जे एडवांस, सारे यहाँ पे डिस्कशन होगा। बस आपको बने रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये होती है कि एक सिस्टम, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है चार्ज का, हमें उसको फ्रेम करना है, बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, चार्ज को हमें इनफाइनाइट सेपरेशन से बारी बारी करके लाना है। और चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उन सभी वर्क को आपको लिखते जाना है। जो टोटल वर्क आपने किया उस सिस्टम को बनाने में, इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को लाने में, वो टोटल वर्क उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में अगर डिफाइन करना हुआ, इट इज द टोटल वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्जेज फ्रॉम इनफाइनाइट ए पार्ट। इनफाइनाइट सेपरेशन से चार्जेस को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे देखो, हमें एक सिस्टम फ्रेम करना है, सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कितने चार्ज का सिस्टम बनाना है, कितने चार्ज का सिस्टम में फ्रेम करना है। तो सबसे कम चार्ज दो हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये कि हमें जो है ना, टू पार्टिकल सिस्टम, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पर मिनिमम दो जो चार्ज है ना, उनका एक सिस्टम फ्रेम करना है। बहुत मत से समझिएगा, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, फार्मूला और इसके डेफिनेशन ये सब काम नहीं आते हैं। जब आपके पास एक जे लेवल का न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उसको कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, वो काम आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम फ्रेम करना है, और हम मान लेते हैं कि हमारा एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, फिजिक्स में जितने फार्मूले होते हैं सब पॉइंट चार्ज, पॉइंट ऑब्जेक्ट पर ही वैलिड होते हैं। ये दो चार्जिंग के बीच का सेपरेशन हमने मान लिया R है, ये अभी फाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। हमें क्या करना है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, करना है ये कि दोनों चार्जेस को, एक को नहीं, दोनों चार्ज को कहाँ पे लेके जाना भाई, हमें इनफाइनाइट में। चलो, Q2 को इधर इनफाइनाइट ले गए और Q1 को इधर इनफाइनाइट ले आते, इसी लाइन पर। यहाँ पर कहीं चार्ज मान लो Q1 है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब क्या करना है आपको, करना ये है कि हम चार्ज Q1 को किसी भी रास्ते के थ्रू इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाएंगे, और लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क लिखते जाओ। इसको लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको भी लिख लो। जो टोटल वर्क होगा सिस्टम का, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो चार्ज Q1 को किसी भी पाथ के थ्रू ला सकते हैं पॉइंट ए तक। तो मान लो हमने कोई ऐसा पाथ चूज किया, इस पाथ से हम चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक ला रहे हैं। ठीक है, चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट ए, और ऐसा करने में W1 करना पड़ा, W1 वर्क करना पड़ा। अभी Q2 भी कहाँ पर बैठा, इनफाइनाइट। अब देखो, जो आपने वर्क डन की इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेफिनेशन, स्टार्टिंग वर्क शब्द कहाँ पर आया था, पोटेंशियल में। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट सेट टू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ रहे हो। तो पहली बार वर्क हमको शब्द वहां पर मिला था, और हमने आपको बताया था जैसे हम WEB लिखें, मतलब A से B में चार्ज को लेके जाना है, तो WEB वर्क करना पड़ा। तो जिस चार्ज को लेके जाते हैं वो लिखते हैं साइन से ही, तो और इनटू जहां पे लेके जाएंगे वहां का पोटेंशियल पहले आता है, जहां से लेके आते हैं वहां का पोटेंशियल बाद में। बट ये जो पोटेंशियल है कोई दूसरा चार्ज बनाता है,
क्यू नॉट तक तरीका होता है कि हम क्यू नॉट को ए से बी लेके जा रहे हैं, तो ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है कोई दूसरा चार्ज, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया। तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये फार्मूला यूज करना है, W1 का मतलब क्या है कि जिस चार्ज को हम लेके आए थे वो लिखना है, किसको लेके आए थे भाई, Q1 को, और जहां पे लेके जाएंगे वहां का पोटेंशियल कोई दूसरा चार्ज। अब दूसरे चार्ज है कौन सा भाई, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर Q2 बैठकर पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना बनाएगा, कि Q2 बाई इनफाइनाइट। कितना आ गया बताना, W1 आ गया यहाँ पे 0। इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क हम लोग तभी करते हैं जब हमारे को ये पोज करे। जैसे Q2 Q1 का पोज करता तब जब ये Q2 यहाँ पर कहीं होता, बट Q2 बैठा कहाँ पर, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से बैठ करके ना तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपल करेगा। तो आप इसको आराम से लाके यहाँ पर, तो आपको जरा सा भी किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, तो मतलब वर्क कितना करना पड़ेगा, फाइनली 0। चलो Q1 को यहाँ पे लाके फिक्स कर देना है, ठीक है, Q1 को यहाँ पर लाके फिक्स कर देना है। अब Q2 को हम इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक ला रहे हैं। मान लो अब यहाँ पर वर्क करना पड़ा W2, ठीक है। चलो W2 कितना बना, देखो इसको लिखा जाए, जिसको हम लेके आएंगे वो लिखेंगे इनटू जहां पर लेके आएंगे वहां का पोटेंशियल कोई सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज कौन है यहाँ पर, Q1, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे लाने में इस पॉइंट चार्ज के द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल कितना बन जाएगा बताना, कि Q1 बाई R। अब बताओ, टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क हमने किया। तो टोटल वर्क, अच्छा वर्क करता क्या है, या तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा या तो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। आप जब Q1 को लाए तो इसको लाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जब Q2 लेके आ रहे थे, नो डाउट Q1 Q2 को बाहर की ओर रिपल करेगा, दोनों प्लस के। फिर भी हम इसको लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसका जो रिपल्सिव फोर्स उसको बैलेंस कर सके। तो कुल मिला के हम इतना फोर्स अप्लाई करें ताकि किसी भी स्टैंड पर जो एफ नेट कितना रहे, 0। एफ नेट 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज ना होना मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होना। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हम लाके यहाँ पे रख रहे हैं। चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो वर्क हमने किया है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज है कितना भाई, 0। अब क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए सभी के, भाई इनफाइनाइट से क्यों लेके आना, इनफाइनाइट से चार्ज को क्यों लेके आना। वो इसलिए कि हमें जब Q1 Q2 यहाँ पे रखे गए ना, तो यहाँ की इस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी बताना है। और पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कभी भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम एक ऐसा रेफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बजाय तुम वर्क एनर्जी पावर याद करो, क्योंकि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, तो बताना है इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितना लेके जाए। अगर हाइट यहाँ पर आपने इसको h उठाया है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh तभी लिखी जाएगी जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। अदरवाइज आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिख सकते हैं। तो तब लिख पाए जब इनिशियल रेफरेंस लेवल कहाँ पे लिया, जो इसका इनिशियल पॉइंट था। रेफरेंस लेवल जहाँ पे लेंगे वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, 0। अब इनका डिफरेंस भी कितना होगा, mgh। रेफरेंस लेवल अगर हम चेंज करें, मान लो रेफरेंस लेवल यहाँ पर कहीं, तो इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अब 0 नहीं होगी, और यहाँ की भी mgh डायरेक्ट नहीं होगी, बट डिफरेंस वो हमेशा कितना होगा, mgh। मतलब कैलकुलेशन हमारे पास किसका होता है, डिफरेंस का। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh तभी लिख पाएंगे जब इनिशियल पॉइंट हम कहां पर हो, 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे करते थे, बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसी लाइन थी जहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना मानी जाती, 0, और उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस लिख सकते थे हम लोग, माइनस लिख सकते थे। तो अगर हम इन चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन पर ना ले जाएं,
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो नहीं होगी। फिर हम इस टाइम पर जो चार्ज है ना r डिस्टेंस पर, इस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो क्या बन रहा है, डेल्टा यू का मतलब क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब W टोटल वर्क कितना किया तुमने, W1 प्लस W2, और ये किसके बराबर होगा बताना, U फाइनल माइनस U इनिशियल के। अब U इनिशियल अगर जीरो है तो आप किसी स्टैंड पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनिशियल जीरो करने के लिए कहाँ पे गए थे हम लोग, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। चलो बताना, केवल एक ही है तो आप इसको U फाइनल लिखें चाहे सिंपल U लिख लें। W1 कितना भाई जीरो, W2 बोलना है यहाँ से देखो K Q1 Q2, बाई में इस टाइम पर इनके बीच का सेपरेशन बराबर U फाइनल, सिंपल U लिख लो। तो टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो कि r दूरी पर बैठे हैं, सेपरेशन पर बैठे हैं, क्या बना फार्मूला इसका, K Q1 Q2 by R। ये फार्मूला बड़े काम का है। तो हमें क्या करना है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसी स्टेट पर दो पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल क्या करना है, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और बाई उनके बीच की दूरी, और एक जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या बन गया भाई, K Q1 Q2 by R। बड़े काम का फार्मूला ये, ठीक है। ये जो है फार्मूला आपको टू पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का याद रखना है। अब दो से अधिक अगर हमारे पास चार्ज है तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन अब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा फिर आप ऐसे लिखोगे तो समय ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, एक तरीका है ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, मतलब कि सबसे पहले चार्जेस को कहाँ पे लेके जाए, इनफाइनाइट पे, और बारी बारी करके लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करना होगा तो हम इनको इनफाइनाइट पे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये बताना, दो से ज्यादा मान लो कि थ्री पार्टिकल सिस्टम की बात कर लीजिए, थ्री पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे थ्री पार्टिकल सिस्टम लिखना पड़ा आपको। अब इन तीन पार्टिकल को हम किस फ्रेम में, किस शेप का सिस्टम बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर, मान लो अभी फिलहाल। तो हम एक काम करते हैं, इनको हम एक ट्राइंगल में जो है ऐसे ट्राइंगल मान लेते हैं। इसके जो वर्टिसेस हैं यहाँ पर इन चार्जेस पर रखते हैं, मान लो यहाँ पर Q1 Q2 और यहाँ पर क्या है Q3। ये तरीका कोई फार्मूला नहीं, केवल फार्मूला ये है, डब्बे में केवल इसको बंद किया है। ठीक है, डबल स्टार बना रहे, केवल ये फार्मूला है हमारा, ये कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, बट तरीका कैसे, जैसे इसको आपने डेराइव किया है ना वैसे इसको भी डेराइव करना है, लेकिन हर बार डेरिवेशन करने के बाद तब क्वेश्चन नहीं करना है। चलो बताओ, ये मान लो गैप इनके बीच कार्बन 2 R2 3 और यहाँ पर क्या है R1 3। ठीक है, नामकरण कर लेते हैं, जैसे मान लो पॉइंट ए पर Q1 है, पॉइंट बी पर Q2 और पॉइंट सी पर Q3। अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, सबसे पहला क्या कर्तव्य हमारा, इन सभी को एक दूसरे से इतना दूर ले जाओ ताकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, जीरो। और ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगी, वो जीरो होगी। इस Q1 को Q2 को हम कहाँ ले जाए भाई, इनफाइनाइट। इधर Q1 को मान लो दूसरे घर में, जैसे बाउंड्री इधर मान लो ये Q1 को इधर ले गए और Q3 को मान लो इधर गए। ये सभी इनिशियल इनफाइनाइट दूरी पर बैठे, इनफाइनाइट सेपरेशन पर। अब क्या करना आपको, स्टेप बाय स्टेप Q1 को, फिर Q2 को, फिर Q3 को, लाइन में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको जोड़ो और बराबर किसके लिख लो, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के। चलो बताना, मान लो Q1 को कोई भी पाथ चूज कर ले, उस पाथ के थ्रू हमने इसको लाए तो W1 कार्य करना पड़ा। ठीक है, और ऐसे Q2 को B तक लाओगे, मान लो यहाँ पे W2 वर्क करना पड़ा। ठीक, और ऐसे Q3 को W3। तो तरीका वही सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करना है, जिसको हम लेके आ रहे हैं उसको लिख लो, जिसको ला रहे हैं भाई Q1 को Q1 लिख लो, और जहां पे लेके जाओगे उस पॉइंट पर बाकी जो चार्ज होंगे सराउंडिंग में वो कितना पोटेंशियल बनाएंगे। अब Q2 अभी भी कहां पर बैठा है, इनफाइनाइट। Q3 कहां बैठा है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर बैठ करके यहाँ पर कितना पोटेंशियल फॉर्म करेगा, जीरो। ये भी कितना फॉर्म करेगा, जीरो। तो कुल मिला के कितना बन गया, W1 जीरो। अब Q1 को यहाँ पे लाके हमको फिक्स करना है। इसके बाद हमें क्या करना, W2 कैलकुलेट करना, जिसको लेके आओगे, किसको ला रहे हैं Q2 को, वो लिख लो।
अब जहां पे लेके जाओगे उस पॉइंट का पोटेंशियल कौन बनाएगा? Q1, ये तो आ चुका है। तो कितना बनाएगा बताओ? ये बनाएगा K Q1 और बाई में ये जो गैप इनके बीच का कितना R12। ठीक है, ऐसा आप W3 कैलकुलेट करो। W3 कितना भाई? जिसको लेके आ रहे हैं वो लिख लो Q3 इंटू जहां पे लेके आओगे वहां पर पोटेंशियल अब Q1 भी बनाएगा और एक Q2 भी बनाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला क्या है? KQ/R। तो इस चार्ज का पोटेंशियल कितना? KQ1 बाई ये दूरी और इसका पोटेंशियल कितना? KQ2 बाई ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, लिखो KQ1 बाई ये गैप कितना R13 प्लस KQ2 बाई R23। अब Q3 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर Q1 Q3 और Q2 Q3 ये बन जाएगा। तो शायद अगर आप दो से देखेंगे ना तो शायद चार्जेस का पेयर हम लोग बना रहे हैं। एक बार Q1 Q2 के साथ बना रहे हैं, फिर एक बार Q1 Q3 फिर Q2 Q3, ये सबका पेयर बनाया जा रहा है एक तरीके से कि Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 बाई में क्या भाई R23। अब टोटल वर्क ये जीरो, ये कितना KQ1 Q2 बाई R12, ये कितना KQ1 Q3 बाई R13, ये कितना KQ2 Q3 बाई R23। इनको जोड़े, यही टोटल वर्क इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इस केस का जो फाइनल आंसर बनेगा हमारा, फाइनल जो शक्ल बनेगी, फार्मूला नहीं कहेंगे, एक तरीका बता रहे हैं उस चीज को। देखो फाइनली क्या बना, यू इनिशियल तो हम जीरो लिखेंगे, तो फाइनली यू फाइनल ही हमारा यू होगा और ये है कितना W1 प्लस W2 प्लस W3, ये जीरो है। W2 आज रखो कितना KQ1 Q2 बाई R12 प्लस KQ1 Q3 बाई R23 R13 प्लस KQ2 Q3 और बाई में क्या R23। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा आया और आप लोग क्या करें कि भाई इनको पहले इनफाइनाइट पे ले गए, फिर इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, तो इतना सब करने में समय बहुत जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा एक तरीका था कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना सब सीखने के बाद हम कहें कि मान लो हमारे पास तीन चार्ज हैं, देखो, और ये तीन चार्ज हमने ट्रायंगल में रखा। ये चार्ज मान लो Q1 था, Q2 और Q3। अब आपसे पूछ रहे बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो तुम्हें करना क्या है, एक तरीके से हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो Q1 Q2 एक पेयर, Q1 Q3 दूसरा और Q2 Q3 तीसरा। मतलब सिंपल हम लोग ये कर रहे हैं Q1 Q3 Q1 Q2 एक पेयर, Q2 Q3 दूसरा और ये तीसरा, तीन ही पेयर तो बन रहे हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब कि तुम्हें अब चार्जेस को इनफाइनाइट दूरी पर लेके नहीं जाना, क्या करना है उसी सिस्टम में रह करके आप पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट करो। कैसे किया जाएगा, इन चार्जेस का पेयर बनाओ और पेयर बनाने के साथ उनके बीच का जो गैप है ना उससे डिवाइड करते चले जाओ। चार्ज शुड बी प्लेस्ड विद साइन, चार्ज को हमें साइन से रखना है, ऐसा नहीं कि ये जो है ना माइनस था तो तुमने इसको प्लस रख दिया। चार्ज का नेचर भी तुम्हें रखना है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखो। ठीक है, अब जैसे तीन चार्ज यहाँ पर तीन पेयर, अब तुमसे पूछा जाएगा भाई बताओ चार पार्टिकल हमारे पास, ठीक है, और इनको हम किसी भी शेप में रखें। देखो ऐसा नहीं कि तीन पेयर तब बने जब इनको ट्रायंगल फॉर्म में रखा, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा, ऐसा नहीं है। तीन पार्टिकल किसी भी तरीके से रखे हो, जैसे हम कहें कि मान लो तीन पार्टिकल हमने एक लाइन पे रख दिए, यहाँ पर Q1 Q2 Q3। अब तुमसे कहें कितना पेयर बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना यहाँ पर कुछ अलग आंसर मतलब तरीका लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर भी कितने पेयर बनेंगे, तीन, एक Q1 Q2 एक, Q2 Q3 दो, और ये जो है ना Q1 Q3 तीन, तीन पेयर हमेशा बनेंगे। चार्ज किसी भी शेप में रखे हों, किसी भी शेप के मतलब सिस्टम पे रखे गए हों, जो पेयर बनेंगे उनका नंबर तीन चार्ज का तीन ही रहेगा, वो चाहे एक लाइन पर हो, चाहे ट्रायंगल में, चाहे ट्रायंगल के भी कई शेप बन सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चार पार्टिकल हमारे पास है, देखो ये मान लो Q1 Q2 Q3 Q4।
अब कितना पेयर बनेगा देख के बताना इसमें। Q1 Q2 1, Q2 Q3 2, 3 4 और बन सकते हैं। हाँ, एक डायगोनल निकलोगे इससे 5 और कितना 6, 6 पेयर बन गए। अब 5 पार्ट के लिए हूँ तो 5 के लिए क्या करोगे, फिर ऐसे फिगर बनाओगे, फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। कंपटीशन अप्रोच में ऐसा नहीं है। एक इसका सब्स्टिट्यूट तरीका हमने सीख लिया कि भाई हमें क्या करना है, चार्ज का पेयर बनाओ और पेयर बनाने के बाद उनके बीच का जो गैप है उससे डिवाइड करते चले जाओ सबको। इतना सब सीखने के बाद हमने इसका एक आसान तरीका सीख लिया। अब 4 हैं तो 6 पेयर बनेंगे, 5 है तो कितना पेयर बनेगा, तो उसके लिए फिर क्या करोगे, फिर वो फिगर बनाओगे, फिगर में पेयर बनाओगे, पता चला एक आध पेयर आपने कम बना पाए तो फिर आंसर गलत आएगा। तो अगर हमको पहले से कहीं से कुछ ऐसा आइडिया लग जाए कि नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, तो फिर हम जैसे तैसे करके पेयर बना लेंगे। लेकिन अब हमको पता ही नहीं कितना पेयर बनेगा, तो फाइनली हम गारंटीड, फिर हम 100% श्योर नहीं है कि हमने जो कैलकुलेशन किया सही किया होगा। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ पेयर का एक फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर, ये मान लो कैपिटल N, ये फार्मूला देखो मिल सकता है आपको किताबों में, n इंटू n-1 बाई क्या होगा 2। अब इससे तुम नंबर ऑफ पेयर में कंफ्यूज नहीं हो, कितना पेयर बनेगा उसके लिए फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम में कितने हैं। जैसे 2 थे, यहाँ पे 2 रखो, देखो 2 और 2-1 फाइनली 2 ही रहेगा, बाई 2 मतलब एक पेयर बना। 3 पार्टिकल सिस्टम में 3 इंटू 3 -1 मतलब कि 2 और 3 इंटू 2 6/2 3 पेयर बन गए। सही बैठा फार्मूला। 4 पार्टिकल है, 4 यहाँ पर रखो 4, और यहाँ पर जो नंबर रखोगे ना उससे 1 का मल्टीप्लाई करना आपको मिला के तुम्हें, तो 4 इंटू 3 12 बाई 2 कितना 6 ही बन गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल मान लो 5 है, तो 5 इंटू 4 एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 20 और बाई 2 मतलब 10 पेयर। अब सोचो अगर क्यूब है, क्यूब के सभी कॉर्नर पे साथ रखे गए कितने पार्टिकल 8, तो 8 गुणे 1 कम 7 कितना 56/2 28 कितना पेयर बनेगा 28। हालांकि इतना कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक तरीका हमको पता चलेगा, नंबर ऑफ पेयर में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है, कोई भरोसा थोड़ी ना है। अब जेई में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ हमारे पास एक क्यूब है, साइड ए है, उसके सभी कॉर्नर पे चार्ज बैठे हैं, तो बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 28। 28 है तो तुम 28 लिखोगे। अब नंबर नहीं पता कितना पेयर बनेगा, तुम 28 की जगह पे 20 का ही बना पाए, ठीक है, तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, फिर इसमें देखो क्वेश्चन जो है चार्ज का नेचर भी रखना चाहिए। यहाँ पे नोट करना कि जो Q1 Q2 Q3 हम यहाँ पर लिखे हैं उनमें चार्ज का नेचर भी रखना, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखो। चलो इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो वैसे देखो इतना नहीं लिखवाएंगे, सुनते रहो आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद अपनी भाषा में, चाहे हिंदी माध्यम के बच्चा हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का हो, तो अपनी लैंग्वेज है ना खुद देकर क्वेश्चन को लिख सकता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज ये रही होगी, तरीका आपको केवल सीखना है। ठीक है, तो एक छोटा सा चुटकुला हम लोग सबसे पहले करेंगे, बेसिक सा, तो ये ना कि पुदीने पे थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन। तो चलो ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। इस ट्रायंगल के सभी कॉर्नर पर चार्ज हमने मान लो क्यू है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू। ट्रायंगल है इक्विलैटरल है ना, साइड इसकी जो है ना वो ए दे रखा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इसका आंसर हम लोग 1 मिनट के अंदर दे सकते हैं। फिर भी आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई जरूर करना, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। तो इस टाइम पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सबसे पहले क्या करना है, चार्ज का पेयर 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे। अब पहला पेयर जो बना कि Q इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर, और बाई में के बीच का जो सेपरेशन है वो लिख लो। और ऐसा हम कितने बार लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बाई ए, कि क्यू स्क्वायर बाई ए 3 बार लिखना, तुम क्या करें 3 से सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल की साइड थोड़ा सा इक्विलैटरल है, इसकी साइड डबल हो गई, ठीक है, तो बाई 2 कर लेना, बाकी सब कुछ तो ही रहेगा। अब इसको बेसिस मान करके एक छोटा सा आपको चुटकुला दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मान लो कि सीख गए ना कि क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 3 इस टाइम पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है।
अब क्वेश्चन से ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो ट्रायंगल इसकी साइड ए है ना, इसकी साइड हमें क्या करना, डबल करना है। साइड यहाँ पर जो ट्रायंगल की इनको डबल करना है। तो साइड डबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, साइड हमने क्या किया, ट्रायंगल की डबल कर दिया। बढ़िया टॉपिक होने वाला है। तो हमसे पूछा कि ट्रायंगल की साइड को डबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज हम सिंपल से लिख रहे हैं कि इस फिगर से इस फिगर में जाते समय कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क। अब उल्टा हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन सीख के हम लोग, हमें उसकी हेल्प से वर्क दोबारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, अभी इनिशियल फिगर और ये फाइनल है, तो इस टाइम पर यू इनिशियल कितना बना, ये पूरा वही रहेगा। यू फाइनल कितना, के क्यू क्यू मतलब के क्यू स्क्वायर, और बाई में गैप कितना है 2a। अब ऐसा कितने बार लिखना तुम्हें, 3 बार, तो 3 से गुणा कर लो। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना हमारा देखो ये, और ये इनिशियल ये, तो यू फाइनल कितना, के क्यू स्क्वायर बाई 2a इंटू 3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई e और इंटू 3। अब इसमें से क्या चीज कॉमन है भाई, के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन है। ठीक है, 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन है, तो W यहाँ से निकल के आएगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और अंदर क्या बचा देखो 1/2 माइनस 1, तो क्या माइनस का 1/2 हो जाएगा, वर्क डन आएगा माइनस का 3 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमने जो वर्क किया वो निगेटिव क्यों आया। और बेसिक सी बात है, अगर मान लो तुम्हें कंपटीशन का रियलिटी में बिना पिन खोले आंसर लगभग लगभग तय कर लो कि भाई हमारा आंसर ये हो सकता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना होगा। अगर हमें पहले से पता होता कि भाई वर्क हमारा निगेटिव होगा, आंसर हमारा निगेटिव आएगा वर्क, और 4 में 2 ऑप्शन प्लस में दिए, तो आप सबसे पहले उन प्लस वालों को चेक ये करोगे। अब ये चीज कैसे पता की जाए कि भाई आंसर की पॉसिबिलिटी प्लस आएगी माइनस आएगी, कैसे? अब अच्छा, इसका उल्टा पूछ रहा है कि मान लो ट्रायंगल की साइड डबल है, इसको हमें सेपरेशन जो है ना, इनका जो डबल था वो साइड ए करनी है, 2a साइड को ए साइड करना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, इतना ही पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव क्यों करना पड़ा, अभी निगेटिव को करना पड़ा? एक बात फील करना, ये सारी चार्ज केसेस सेम नेचर के प्लस के, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन क्या करेगा, इनको खुद दूर फेंक सकता है। ऐसा मान लो कि कुछ वजह से ये यहाँ पर ऐसे रुके हुए थे, और जैसे मौका मिले तो ये खुद दूर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, दुश्मनी है, रिपल्सिव फोर्स, दुश्मनी है। तो क्या करें, इनको खुद दूर लेके जा सकता है, लेकिन हमें लेके क्यों जाना पड़ेगा, हमें इसलिए लेके जाना पड़ेगा ताकि इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। अगर आप रिलीज करोगे ना, तो गारंटीड एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब दूर भागेंगे तो इन पर एक फोर्स सप्लाई होगा, फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या करेगा एक्सीलरेशन, फिर क्या करेगा वेलोसिटी, तो कुल मिला के वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल वर्क। और वर्क क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो हमें क्या करना, उल्टा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर वर्क। अब वर्क हमारा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स बाहर लग रहा था, हमने क्या किया भाई, अंदर एक फोर्स अप्लाई किया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाहर और फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, अंदर। तो हमें वर्क कैसे करना पड़ेगा, निगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो एक सिंपल सी बात में अगर इसको खत्म किया जाए कि अगर चार्ज पार्टिकल खुद एक दूसरे से दूर जा सकते हैं और हमें लेके जाना पड़ेगा, गारंटीड हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। और अगर चार्ज दूर नहीं जाना चाहते, हमें लेके जाना पड़ा, तो गारंटीड हमें कैसे वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल और दे रहे हैं आपको, आंसर की पॉसिबिलिटी आप बताना है, ये चीज नोट कर लो जल्दी से। हमने
देखो नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क पर एक छोटा सा चुटकुला आपको दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक प्लस क्यू चार्ज और इससे कुछ दूरी पर एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये एक दूसरे से आर दूरी पर बैठे हैं। अब इनके बीच तो वही अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, अट्रैक्शन है, तो ये दूर कभी जाना नहीं चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ा भाई, इनकी मर्जी के खिलाफ इनको दूर लेके जाना पड़ा। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि सेपरेशन आर से 2r करना है, सेपरेशन जो आर था इनके बीच का अपनी उसको डबल करना है, तो इस आर को 2r करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये आर सेपरेशन पर थे, तो आर सेपरेशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा जाए, के क्यू प्लस, और इसका साइन क्या है माइनस, चार्ज का साइन भी आपको रखना होगा, और बाई में इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो कितना बन गया यू इनिशियल भाई माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये तब की बात है जब इनके बीच सेपरेशन कितना था आर, अब सेपरेशन कितना हो गया डबल, लेकिन नेचर में कोई चेंज तो आएगा नहीं, चार्ज का नेचर तो चेंज होगा नहीं। यू फाइनल जब सेपरेशन डबल हो गया तो माइनस साइन तब भी रहेगा, तो बस अंतर क्या है कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाई में इनके बीच का गैप है ना, कितना हो जाएगा 2r, तो गारंटीड इस केस का वर्क पॉजिटिव आएगा। रीजन कि एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाह रहे हम, देखो इनको दूर ले जाएंगे ऐसे, तो इन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहाँ लग जाएगा अंदर, और आप इनको दूर लेके जा रहे हो तो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आपका वर्क गारंटीड कैसा आएगा पॉजिटिव। देखो क्या लिखना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल कितना है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस, और पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर। आप चेक करो इसका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बचा भाई 1 माइनस 1/2, क्या बना इसका आंसर के क्यू स्क्वायर बाई 2r। समझा रही बात, तो मतलब ये था कि पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क कैसे पहचाना जाए अगर चार्ज प्लस माइनस के हैं। अब इनको नजदीक लाओगे ना तब तुम्हें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक तो खुद ही आ सकते हैं, और जब इनको दूर लेके जाओगे तब तुम्हें इनके अगेंस्ट, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें बाहर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो फाइनली क्या है ना कि इनको नजदीक लाने में आपको वर्क नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनको रिलीज करोगे ना तो खुद ऑटोमेटिक एक दूसरे के नजदीक जा सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी फिर वो घट जाएगी। समझ में आ रही बात, या ऐसे इसको समझ लो कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव वर्क। चलो इतना नोट करो, फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखो बेसिक से उठा करके तुम्हें ठीक ठाक लेवल तक लेके जाएंगे, बस क्या नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ टॉपिक में समझ आ गई है, बाकी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड तो आपको तो अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर के साथ मान लो क्यू रखे हैं, और इसके सेंटर पर ना एक कैपिटल क्यू चार्ज, ये भी प्लस का ही है, हालांकि ये प्लस के हैं तो प्लस नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड ये प्लस के, बाकी चारों कैसे हैं प्लस के। स्क्वायर साइड ए मान लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है कि हमें जो कैपिटल क्यू चार्ज है सेंटर पे रखा है स्क्वायर के, इसको हमें सेंटर से उठाकर इनफाइनाइट पे लेके जाना है, इस क्यू चार्ज को सेंटर से हमें इनफाइनाइट पे लेके जाना है, ठीक है। तो क्यू चार्ज को सेंटर से इनफाइनाइट ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। कॉर्नर पर जो चार्ज रखे ना उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जहां पर वहीं पे रखें, बस हमें क्या करना है कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, कहाँ रखना है इसको इनफाइनाइट पे। समझ में आ रही बात, आप स्क्रीन पॉज कर लो और आप 1 मिनट का समय लो। चलो आंसर मैच करना भाई फिर। अब ये बिल्कुल तय है कि सिस्टम में हमारे पास कितने पार्टिकल, 5 पार्टिकल है, ठीक है। तो 5 पार्टिकल के थ्रू कितना पेयर बनेगा, 10 बनेगा। 10 में से
ये अकेले कितना पेयर बनाएगा सेंटर वाला? 4। अरे ये क्यू, इससे 1 2 3 4, ये अकेले इन चारों से 4 पेयर बनाएगा। बाकी जो कॉर्नर वाले ना ये आपस में 6 पेयर बनाएंगे। कॉर्नर वाले चार्ज ये आपस में 6 पेयर, और सेंटर वाला इनसे अकेले कितना बनाया? 4। अब समझना कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज हो रही है? स्मॉल क्यू चार्जेस की या कैपिटल क्यू चार्ज की? स्मॉल क्यू चार्ज की आपस की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। किसकी एनर्जी में चेंज है? कैपिटल क्यू चार्ज की। तो कैपिटल क्यू चार्ज जब सेंटर पे था, आप लिखना चाहो पूरा लिख लो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कैलकुलेशन ज्यादा तुम्हें करना है तो कैलकुलेशन ज्यादा कर लो, लेकिन आखिर में देखो तुम्हें सीखना वही पड़ेगा जो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओ। अब वो कैलकुलेशन बढ़ा लिया, फिर आप उसमें खिचड़ी पका दिए थे, फाइनली वो जो है ना कॉन्सेप्ट आपका वो मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप उसमें कंपटीशन अप्रोच नहीं डेवलप कर पाओगे। तो हमें क्या देखना है कि जो कॉर्नर वाले चार्ज है, सेंटर वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, कॉर्नर वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो सेंटर वाला चार्ज जो था वो इनिशियल इन चारों से पोटेंशियल एनर्जी कितना बनाया होगा भाई? के क्यू स्मॉल क्यू बाई में ये जो गैप होगा ना कितना होगा? देखो ये गैप आप पाइथागोरस से कैलकुलेट करो तो जो आ रहेगा ये वाला, ये बनेगा हमारा ए बाई रूट टू। समझ आएगा? ए बाई रूट टू। तो के क्यू बाई ए बाई रूट टू, और ऐसे कितने पेयर बनाएगा कुल मिला के? 4। तो 4 से गुणा कर लो यूनिसल। ठीक है, कितना बन गया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, और ऊपर बन गया 4 रूट टू। यू फाइनल सो कैपिटल क्यू चार्ज इनफाइनाइट पर होगा तब इस सिस्टम से इंटरेक्शन खत्म कर चुका होगा, तो इसका यू फाइनल कितना होगा? 0। बाकी इनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी अभी भी वही जो पहले थी, मतलब जब सेंटर पे था तब भी इन 6 की पोटेंशियल एनर्जी उतना ही रहेगी, और जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा तब भी इनकी 6 की पोटेंशियल एनर्जी उतना ही रहेगी। कुल मिला के चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसमें दिख रहा? कैपिटल क्यू चार्ज। वर्क डन इन मूविंग कैपिटल क्यू चार्ज फ्रॉम सेंटर टू इनफाइनाइट क्या बना भाई? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इसका भी इनिशियल तुम बता सकते थे, वर्क डन प्लस आएगा माइनस आएगा, इस बात को थोड़ा फील करो कि सारी चार्ज कैसे प्लस की, ये भी कैसा प्लस का, और इसको अगर हल्का सा मौका मिलेगा ना तो इस सेंटर से उठ करके कहाँ जाना चाहेगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में आपस में क्या है? दुश्मनी। कैपिटल क्यू चार्ज को मिल करके सब धक्के मार के यहाँ तक इनफाइनाइट तक खुद लेके जा सकते थे, लेकिन जब धक्के मार के ले जाएंगे ना तो फाइनली क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। F net नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और हमें क्या करना? काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा गारंटीड कैसा करना पड़ेगा? नेगेटिव। भाई ये बताना यू फाइनल कितना? 0, और यू इनिशियल कितना है? देखो 4 रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में ए, और यही हमारा फाइनली कितना हो जाएगा? वर्क माइनस 4 रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, यही हमारा वर्क हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और थोड़ा डरावना फिगर बना दिया उसने। क्या किया कि इसको नोट कर लेना, ठीक है? इसको बेसिस मान करके एक छोटा चुटकुला और दे रहा हूँ, आप इसका आंसर ओनली बताइएगा भाई। चलो हटाते हैं इसको भाई। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के सभी कॉर्नर पे, ठीक, क्यूब के सभी कॉर्नर पे चार्ज ऐसे रखे गए। कॉर्नर पर स्मॉल क्यूब और सेंटर पर कोई चार्ज मान लो कैपिटल क्यूब, ठीक है? और कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, बाकी आप हो सकता है कि डर जाओ, अच्छा 8 है तो 8 का पेयर कितना बनेगा? टोटल 28, ठीक है? 8 का पेयर बनेगा 28। अब 28 पेयर बनाओगे फिर फाइनली सोचो यार बहुत टफ क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा कि इस क्यूब के सेंटर पे एक मान लो माइनस का कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है? ये क्यूब हमारा क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है? माइनस क्यू चार्ज जो सेंटर पे रखा है, इसको सेंटर से उठाकर कहाँ लेके जाना है? इनफाइनाइट।
ठीक है। तो इन्फाइनाइट पर ले जाते समय कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फिर से वही ट्रिक यूज करो। 8 चार्ज जो कॉर्नर पे रखे उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। किसकी एनर्जी में चेंज हो रहा भाई? माइनस क्यू चार्ज की। तो जिसकी एनर्जी में चेंज होगा उससे ही वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। सिस्टम में तो बाकी 8 भी है, लेकिन ये अपनी जगह पर फिक्स है। ये माइनस क्यू चार्ज ना, यही उठ करके यहाँ से इन्फाइनाइट पे गया था। तो जब ये सेंटर पे था तब इसकी यूनिसल बताना कितना, के स्मॉल क्यू। अब ये बताओ माइनस क्यू चार्ज कितना पेयर बनाएगा? माइनस क्यू चार्ज इन सभी कॉर्नर वाले चार्ज से 8 पेयर बनाएगा। समझ में आ रही बात? माइनस क्यू चार्ज एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ऐसे टोटल कितने पेयर बनाएगा? 8। और आठों पेयर जो बनेंगे वो बराबर सेपरेशन पे सेंटर से कॉर्नर की जो दूरी होगी क्यूब में, इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना भाई। अगर इसकी साइड ए है तो यहाँ से जो ये वाला गैप होगा यहाँ तक का जो गैप होगा a√3, और आधा है तो कितना बन जाएगा? a/√3/2। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना होगा? a√3, और आधा गैप हमको चाहिए तो कितना? a√3/2 हो जाएगा। चार्ज के नेचर गैप का भाई क्या? माइनस क्यू। और बाइंग प्लेन के बीच का गैप कितना? a√3/2। और ऐसे कितने पेयर बनाएगा टोटल? ये 8। 8 से गुणा कर लो। यू इनिशियल कितना आ गई भाई? माइनस के क्यू क्यू बाई a√3 और इनटू क्या? 16 बाई पे ऊपर जाएगा। यू फाइनल जब माइनस क्यू चार्ज इनफाइनाइट पर पहुंचेगा तब इसका यू फाइनल कितना हो जाएगा? इन सब के साथ इंटरेक्शन खत्म, तो यू फाइनल कितना हो गया? 0। वर्डन चेक करना। अब माइनस क्यू चार्ज इन सभी से कैसा व्यवहार रखेगा? प्यार मोहब्बत का ना। इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से दूर तो जाना नहीं चाहेगा, हमें लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि हमें कैसा वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव, और गारंटीड आंसर पॉजिटिव आएगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी, और ये माइनस फार्मूले का बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a√3। ये फाइनल आंसर। देखने में डरावना फिगर लग रहा था कि अच्छा 8 कॉर्नर, 8 चार्ज और सेंटर पर एक टोल आ दिया, 9 चार्ज हो गए। तो 9 का कितना पेयर हो जाएगा टोटल? 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। 36 में से 56 तो आपस में बनाएंगे, बाकी जो 8 बचा है ना, 28, 28 पेयर ये आपस में बनाएंगे। बाकी का जो 8 है ना ये बनाएगा। तो वही पेयर में जो है ना चेंज आएगा। यू इनिशियल इतना, लेकिन यू फाइनल कितना हो गया? 0। तो इसी पेयर में चेंज आएगा, बाकी इनके आपस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर इसमें और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया जाए क्वेश्चन का, बहुत हो गया बात करके। देखो बेसिक क्वेश्चन तो खैर आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, पहले छोटा सा चुटकुला आपको करवाते हैं। इस समय कोई ट्रायंगल है फिर से, बट क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। ये मान लो ट्रायंगल है और सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखे गए, और इन सबका मास भी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख लेना। चार्ज जब ए दूरी पर रखे थे, मतलब ए गैप के ट्रायंगल में, तो इन सब के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, अब चूंकि सारे चार्ज प्लस के, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में सारे चार्ज क्या होंगे? दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम ये पहले जानते हैं कि जो इस पर एफ नेट होगा, ये और ये ऐसे कुछ इस लाइन पर ऐसे भागेगा, इस लाइन पर ऐसे कुछ भागेगा, और ये कुछ ऐसे। ठीक है, जब ये दूर जाएंगे ना तो इनका जो ट्रायंगल बनेगा ना, जैसे कोई ट्रायंगल जाना भी ये बन रहा, लेकिन जब ये चार्ज क्यू उठ करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे पूरा करो, ऐसे और ऐसे, तो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आज के डेट में हमें लेके नहीं जाना है,
क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इनिशियल चार्जेस आर एट रेस्ट एंड द चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, find out velocity of any one of the charge when separation between the charges becomes double। अभी क्या सेपरेशन सभी बीच का ए, जब सेपरेशन इनके बीच का डबल हो जाएगा ना तब तब किसी एक की रफ्तार बताओ। अब एक की रफ्तार मतलब कि इन तीनों की रफ्तार आपस में इक्वल, रीजन चूंकि सबका मास आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। तो फिगर फाइनली क्वेश्चन को बना दे रहे हैं कि चार्ज है ना हमारे कुछ इस लाइन पर बढ़ रहे होंगे और ये चार्ज इस लाइन पर, ये चार्ज इस लाइन पे, और इनको हम कंप्लीट करें तो एक ट्रायंगल फिर से बनाऊंगा ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाऊंगा भाई, ऐसे 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 कुछ ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल की साइड क्या है ना कि बढ़ गई, अब ये साइड कितना मान लिया जाएगा 2a। जब ट्रायंगल की साइड डबल हो जाएगी तो हमें किसी एक चार्ज की रफ्तार बतानी है। तो चलो इसको 1 मिनट आप स्क्रीन पॉज कर लेना, ट्राई करना। चलो आंसर मैच करना भाई। अब जब ये चार्ज मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर सबके रफ्तार आपस में इक्वल, चूंकि सबका मास आपस में इक्वल है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक की रफ्तार कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर इसकी रफ्तार मान लेते हैं v, ठीक है। इसकी रफ्तार v होगी, इसकी रफ्तार भी क्या होगी भाई v होगी। अब एक चीज तो तय है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि हम आज इनको पकड़ करके नहीं ले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस से जा रहे हैं दूर। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ रही है और हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर होल्ड करेंगे रीजन। फील्ड या फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर वाइज कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, और क्या करें, एनर्जी टोटल एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बड़ी गारंटीड कोई दूसरी एनर्जी होगी जो घट रही होगी। दूसरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन देखो आप इसका क्या लिखा जाए बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो लिखा जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब इनिशियल ये सभी क्या थे, एट रेस्ट, मतलब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 0, ठीक है। ए यू इनिशियल वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बराबर क्या लिखे भाई, लॉस का मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये गाना गा सकते हैं, फाइनल क्या, हाफ एम बी स्क्वायर 1 का, और ऐसे कितने पार्टिकल सिस्टम में, 3 है, तो तीनों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बराबर बढ़ी ना तो 1 को लिखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 1 की है, और इसको 3 बार लिखने से अच्छा 1 बार लिखो। और ये कितना है, ये के इनिशियल भाई 0, यू इनिशियल कितना, के क्यू क्यू बाई में ए, और इसको कितने बार लिखना, 3 बार, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 3 माइनस यू फाइनल बोलो के क्यू स्क्वायर बाई 2a और इंटू अभी कितना 3। देखो 3 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 3 कॉमन होकर के दोनों साइड से कैंसिल आउट। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए किसी पार्टिकल की रफ्तार, तो निकाल लो इसको। देखो कितना बना लेफ्ट हैंड साइड, हाफ एम बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 हो, माइनस 1/2, तो क्या प्लस का 1/2 बचेगा, हाँ, के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2a फाइनली आ जाएगा। 3 तो दोनों साइड से खत्म हो गया था, के क्यू स्क्वायर बाई कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 प्लस का, ये 2 से 2 उड़ा दिया जाए फिर से, v बराबर कितना में देखना, के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू ए और इसका अंडर रूट। अब अगर मान लो कि आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट वगैरह इसके टर्म्स में दिया, तो के को हम जानते हैं क्या है,
के होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट करो, ये भी अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे भी बड़े लेवल के क्वेश्चन हम लोग को सीखना है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को कर लेना है, वैसा में तैयारी रखनी है। चुटकुले टाइप तो पढ़ाई देखो आपको कुछ करने के लिए, और वैसे ही चुटकुला वगैरह जो है ना वो फालतू का टाइम वेस्ट, तो वैसे देखो हम करेंगे नहीं, आपको हम सिर्फ थ्रू आउट कॉन्सेप्ट वही आपको डिलीवर कर पाएंगे। अब चलो, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर भी छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अच्छा, एक टॉपिक छोटा सा कवर कर लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पर भी क्वेश्चन नीट में तो भाई साहब जो है ना बहुत बार ही पूछ लेता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट टू अप्रोच। अब ये होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, और ये फिक्स है, मतलब कि मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हमने मान लिया फिक्स चार्ज, और इसी लाइन पर, जिस लाइन पर कैपिटल क्यू चार्ज बैठा हमारा, इस लाइन पर हम एक अनंत दूरी, वैसे अनंत शब्द यूज नहीं करता, कहता है कि बहुत दूर से दूसरा प्लस क्यू चार्ज को हम इस कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये प्लस है और दूसरा इसको हम फेंक रहे हैं, वो भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, तो इसमें जो है ना, अच्छा ये जो टॉपिक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा मिलेगा। जो आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ोगे, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो पढ़ोगे, तो उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन आता है, तो वहां पर एक नाभिक मान लेता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, सामने क्या करता है, अल्फा, चूंकि रदरफोर्ड साहब ने यही किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किए थे सामने, और कोई हैवी न्यूक्लियस था सामने, प्लस चार्ज, और अल्फा कैसा प्लस, तो उनके बीच क्या था, रिपल्सन। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस फेंके गए थे, वो उसी पाथ पर जाकर के वापस आ गए थे, कि सामने प्लस, और जो चार्ज है वो भी कैसा, प्लस है। तो अभी यहाँ पर हम न्यूक्लियस वगैरह सब नाम नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सामने क्यू चार्ज है, और एक स्मॉल क्यू चार्ज ये भी प्लस का है, इसको हम क्या करें, बहुत दूर से इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v से फेंका। ये क्यू चार्ज जब इसके नजदीक जाएगा तो ये करेगा क्या, इसको रिपल करेगा, बाद फेंकेगा, फाइनली इसकी रफ्तार लगातार घटती चली जाएगी। तो रफ्तार घटने मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और काइनेटिक एनर्जी घटना मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना। कंजर्वेटिव फोर्स अभी भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इस क्यू चार्ज की क्या होगी, तो हम ये मानते हैं भाई गया होगा वैसे, और इसकी रफ्तार घटते घटते यहाँ पर कहीं मानते हैं जीरो हो गई, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, जीरो। चलो, जिसने फेंका इसको हमने मान लिया v नॉट। तो अब यहाँ पर जाकर रुक गया, तो रुकने के पहले इस क्यू चार्ज के कितना नजदीक जा सकता है, नीट में है किसको फिक्स कर दिया, जी में क्या करेगा, इसको फिक्स नहीं करेगा, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो, फिर भी हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट, क्यू चार्ज फिक्स है, इस क्यू को हमने फेंका, ये जब जाएगा इसके नजदीक तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इसकी रफ्तार घटेगी, और घटते घटते जब जीरो हो जाती है, और जीरो होने के पहले कैपिटल क्यू चार्ज के जितना नजदीक जा सकता है, उस नजदीक को जाने का जो गैप है, डिस्टेंस, उसको ही कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा पोटेंशियल एनर्जी, उससे करना है। अभी बताओ, ये बहुत दूर से फेंका गया, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी भाई हमारी, जीरो, के क्यू क्यू बाई में इनके बीच गैप कितना, इनिशियल जीरो। तो जब ये चार्ज इसके नजदीक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जब पहुंच गया होगा तो यू फाइनल कितना बना होगा, के क्यू क्यू, और बाई में क्या, आर मिनिमम। क्या अप्लाई करना है तुम्हें,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखे भाई, लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके बोलना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब लॉस का मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल लिखो, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल बराबर बोलना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। के इनिशियल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितना है 0। यू फाइनल कितना है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर मिनिमम, और ये यू इनिशियल कितना 0। तो जो आर मिनिमम हमारा वो कितना आ जाएगा, देखो आर मिनिमम आएगा 2 मल्टीप्लाई कर लो 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में क्या लिखा जाए बताना, एम और इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इसको वी नॉट लिखा ना हम लोगों ने, ठीक है, हाँ वी नॉट। तो जो आर मिनिमम है, अच्छा अगर हम एक ही चार्ज पार्टिकल को सामने वाले एक ही चार्ज पार्टिकल की तरफ दो अलग अलग रफ्तार से फेंकेंगे तो क्या आर मिनिमम का वैल्यू इस वी नॉट पर डिपेंड किया। एक ही चार्ज को सामने वाला जो चार्ज ना उसी के सामने, ठीक है, इसको भी चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज नहीं किया, बस क्या किया हमने, इसकी रफ्तार चेंज किया। तो एक बार हमने v1 से फेंका और एक बार v2 से, तो जो डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच आएंगे उनका रेशियो इस v नॉट पर डायरेक्ट डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला तो वैसे, लेकिन इसको देखो ऐसा नहीं रखना है बिल्कुल आंख बंद के रख लिए। अब कल के डेट में तुमसे कहा जाए कि हमारे पास ये पहला चार्ज प्रोटॉन है, फिर दूसरा चार्ज हमारे पास अल्फा है, सामने वही क्यों चार्ज है, पहले प्रोटॉन को वी नॉट से फेंका फिर अल्फा को वी नॉट से फेंका, तो कौन सा चार्ज ये जो आर मिनिमम में ज्यादा कवर कर पाएगा, मतलब जो है इसके ज्यादा नजदीक जा पाएगा। तो तुम केवल ये रख लिए कि चीज कांस्टेंट है उसी रफ्तार से फेंका गया, तो दोनों का आर मिनिमम सेम गलत, क्योंकि अल्फा प्रोटॉन का मास और चार्ज सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो क्यू और एम दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग। तो वी नॉट भले ही सेम रखा जाए, लेकिन अगर अल्फा और प्रोटॉन कह दिया तो क्यू और एम का रिलेशन भी उस आर मिनिमम को डिफाइन करेगा। फिर भी हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, उसी चार्ज को दो अलग अलग रफ्तार से फेंकेंगे तो आर मिनिमम का जो वैल्यू आएगा, रेशियो बन जाएगा v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर। ये फार्मूला तब तुम्हें अप्लाई करना है जब एक ही चार्ज पार्टिकल को एक ही न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस के सामने अलग अलग रफ्तार से फेंका जाए। लेकिन मान लो कि हमारे पास, देखो साइड में लिख ले रहे हैं इस चीज को, कि जैसे मान लो हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज सामने बैठा है, इसको लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हमने पहले प्रोटॉन को फेंका, प्रोटॉन को, और प्रोटॉन का चार्ज चलो प्लस क्यू मान लेते हैं, या क्या मान ले, चलो प्रोटॉन मान लो पी। ठीक है, इस प्रोटॉन को वी नोट से फेंका, और फिर हमारे पास सेम नेचर का जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसी के सामने एक अल्फा पार्टिकल हमने फेंका सेम रफ्तार से। तो क्या जो आर मिनिमम होगा दोनों का सेम के अलग अलग, और उसमें देखो ये जो स्मॉल क्यू है ना, दोनों पे अलग अलग आता है। प्रोटॉन का चार्ज अगर क्यू है, मास इसका m है, तो अल्फा का चार्ज 2q होगा और मास इसका होगा 4m। अब अगर वेलोसिटी भी अलग अलग हमने इनको दी तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप एक काम करो, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो कि यहाँ पे रफ्तार भी अलग अलग है और पार्टिकल भी अलग अलग, बट सामने जिसके फेंका गया ना वो सेम नेचर का है। तो अगर वेलोसिटी भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है पार्टिकल्स के, तुम क्या लिखे बताओ, दो इक्वेशन लिखना तुम्हें, एक बार हाफ m m1 v1 स्क्वायर बराबर क्या लिखें, k q1 कैपिटल Q और बाई में r मिनिमम मान लो r1 है। ठीक है, ऐसे दूसरा पार्टिकल जो कि हम यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन नहीं लिख रहे हैं, सिंपल कह रहे हैं कि मास m1 वेलोसिटी v1 चार्ज q1 और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r1 है। फिर क्या लिखें, हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर क्या लिख लें बताना, k q2 कैपिटल Q बाई r2। अब इनको डिवाइड करो, देखो जो r मिनिमम या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r1 r2 का रेशियो आएगा, डिवाइड कर दो फर्स्ट बाय सेकंड, कितना बन गया देखो, m1 v1 स्क्वायर बाई क्या भाई m2 v2 स्क्वायर, राइट हैंड साइड चेक करो,
के कैपिटल क्यू दोनों का कैंसल आउट है ना। फर्स्ट बाई सेकंड किया तो यहाँ पर Q1 और बाई में क्या R1 जाएगा और बाई के जो R2 ऊपर आएगा तो Q1 R2, बाई में क्या लिख लें बताना Q2। अब अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर M1 M2 का रिलेशन दिया, चार्ज Q1 Q2 का रिलेशन दिया, B1 B2 का रिलेशन दे दिया, तो आप यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेम चार्ज, उसका रिलेशन आ गया। अब डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट चार्ज भी लिख लिया, मान लो यहाँ पर Q यहाँ पर 2Q, तो यहाँ पर चेंज क्या करना है, Q यहाँ पर 2Q, वो भी हो सकता है, ठीक है। और ये सब तभी तक वैलिड है जब तक Q अपनी जगह पर जिसकी तरफ फेंका जा रहा हो कैसा अपनी जगह पर फिक्स है। जे में इससे थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये जे की बात हो गई, ये नीट की बात हो गई जो चुटकुला टाइप, क्यू चार्ज को वी से फेंका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर है, फिर उसी चार्ज को हमने वेलोसिटी डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। थोड़ा चेंज कर सकता है जे मींस में, प्रोटॉन अल्फा सामने सेम चार्ज V1 से या V से और इसको 2V से फेंका, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो कितना होगा तो आपसे पूछ लेगा ऐसे जे मींस में। लेकिन जे एडवांस में थोड़ा सा इससे एक स्टेप और ऊपर जाएगा। और क्या बन सकता है देखो, अब ये हम भले ही करें जे एडवांस, लेकिन तुम्हें केवल क्या देखना फिजिक्स, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लाएंगे ताकि नीट वाले बच्चे थोड़ा सा हजम कर पाए यार, है ना फिजिक्स समझ में आ रही है, या फिर मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाएगा फिर आप जो है ना हैंग कर जाओगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखो शब्द रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई चार्ज है कैपिटल क्यू और इसका मास मान लो कितना, मान लिया भाई चलो कैपिटल क्यू और इसका मास हमने मान लिया है m मान लेते हैं, और ये फिक्स नहीं है आज के टाइम में, इसको हमने मान लो ऐसे हाथ है, इस हाथ का सरफेस होरिजेंटल, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज दिया होगा कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है जो कि एक स्मूथ होरिजेंटल टेबल पर रखा है, और इस चार्ज की तरफ एक दूसरा चार्ज जो कि प्लस का ही है उसको हमने इसकी तरफ फेंका वी नॉट से, तो उस केस का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, ठीक है। तो उसमें अभी तक क्या था ना, कैपिटल क्यू के पास जब स्मॉल क्यू आ रहा था नजदीक में तो कैपिटल क्यू फिक्स था, अलग कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स अप्लाई करेंगे रिपल्सिव, स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो फोर्स इसको बाहर फेंक नहीं पा रहा था, इसको हमने फिक्स कर दिया था, बट आज के टाइम में फिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का पुराना ही है, लेकिन क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा 11th क्लास का जो एक कॉन्सेप्ट है आपको और यूज करना है, वो एक कॉन्सेप्ट हम क्या कह रहे हैं उसको तुम समझ जाना है। क्यू चार्ज एम मास, ठीक है। हमने क्या किया, इसका मास चाहे तो सेम मान लो चाहे तो इसका मास कम ज्यादा, या चलो सेम मान लेते हैं ज्यादा सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस सीखना कैलकुलेशन नहीं। इस क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ फेंका गया और कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स नहीं है, बार बार बात हम रिपीट करें, कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स नहीं है, तो स्मॉल क्यू को हमने वी नॉट से फेंका। अब इस केस का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें फाइंड करना है। पहले क्या था, केवल क्यू ही इस कैपिटल क्यू के नजदीक आ रहा था, आज के टाइम में जब ये नजदीक आ रहा होगा ना तो ये बैठ करके इंतजार नहीं करेगी, भी क्या होगा हल्का हल्का आगे से होना स्टार्ट कर देगा। रीजन कि ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो इनके बीच क्या होगा रिपल्सिव, वो रिपल्सिव फोर्स इसको बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा और इसका रिपल्सिव फोर्स इसको पीछे फेंक रहा होगा, लेकिन फिर भी ये नजदीक आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक रफ्तार है। इनिशियल कैपिटल क्यू चार्ज क्या है एट रेस्ट, कैपिटल क्यू चार्ज क्या है एट रेस्ट, मतलब इसके पास इनिशियल कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, ठीक है। और इसको फेंका जाएगा वी नॉट से, तो ये कितना अधिकतम इसके कितना नजदीक जा सकता है, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो हमें कैलकुलेट करना है इस केस का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया बट उतना भी नहीं, बट फिर भी इसमें दो कॉन्सेप्ट कम से कम 2 से 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है आपको। चलो आंसर आप मैच करना नहीं, फिर ये मान लो इनिशियल ये दोनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, तो यू इनिशियल कितना के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई इनफाइनाइट, कितना यू इनिशियल बाई 0। अच्छा इस बात को फील करना कि इनिशियल
इसकी रफ्तार 0, इसके पास रफ्तार v नॉट है, तो ये तो इसके नजदीक आ ही रहा होगा, बट इसकी रफ्तार घटती जाएगी, फिर भी ये नजदीक आ रहा होगा, और इसकी रफ्तार बढ़ेगी बट ये इसके नजदीक ही आ रहा होगा। एक की रफ्तार घटते घटते और एक की रफ्तार बढ़ते बढ़ते कभी न कभी इक्वल जरूर होंगे। रीजन, इमेजिन करो कि मान लो कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर कहीं आ गया और कैपिटल क्यू चार्ज इसी लाइन पर थोड़ा आगे बढ़ गया। स्मॉल क्यू चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स कहाँ लग रहा होगा, वेलोसिटी टाइम पर इसके मान लेते हैं v है, ठीक है, और इस पर रिपल्सिव फोर्स बाहर लग रहा होगा और इसकी रफ्तार मानते हैं इस टाइम पर v डैश, ठीक है। इन दोनों की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है सेम है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है। ये फोर्स ये चाहता है कि ये v डैश समय के साथ बढ़े और ये फोर्स ये चाहता है कि समय के साथ ये v घटे, तो ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते कभी न कभी इक्वल जरूर होंगे। लेकिन जब तक v डैश v से कम रहेगा तब तक q कैपिटल Q के नजदीक आएगा, जैसे ही इसकी रफ्तार इसके जस्ट इक्वल हो जाएगी वहां पर इनके बीच का गैप सबसे कम हो जाएगा, और जैसे ही इसकी रफ्तार हल्का से इससे ज्यादा हो जाएगी ना तो गारंटीड फिर ये इससे हमेशा दूर ही जाता रहेगा, वो कभी नजदीक आने नहीं देगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ये यूज करना है, मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी इनके बीच की जब इनकी रफ्तार आपस में क्या हो गई होगी, इक्वल। तो मान लेते हैं इसी स्टैंड पर ये दोनों चार्ज आर मिनिमम पर पहुंच चुके हैं। कैपिटल क्यू इस लाइन पर V से और स्मॉल क्यू इसी लाइन पर V से, इनकी रफ्तार जब इक्वल हो जाएगी तब इनके बीच का गैप होगा ना मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इस पर फोर्स बाहर लग रहा होगा और इस पर फोर्स बाहर लग रहा होगा। ये फोर्स अभी भी चाहता है कि इसकी रफ्तार बढ़े और ये फोर्स अभी भी चाहता है इसकी रफ्तार घटे, लेकिन इसने घटाते घटाते इसको और इसने बढ़ाते बढ़ाते इसको क्या कर दिया, दोनों की रफ्तार आपस में इक्वल कर दिया। जहां पर इक्वल हुई तो ये कहलाएगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फोर्स अभी भी लग रहा था, इसकी रफ्तार इससे थोड़ा और कम हो जाएगी और इसकी रफ्तार इससे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। जैसे रफ्तार आगे वाली की ज्यादा हुई तो पीछे वाला कभी भी इसको अपने पास भटकने नहीं देगा, मतलब ये फिर इससे हमेशा दूरी जाता रहेगा। अब बताओ, मिनिमम जो गैप इनके बीच का कब है, जब इनकी रफ्तार आपस में इक्वल हो गई। हमें केवल v नॉट दिया है, ड्यूरिंग मिनिमम सेपरेशन रफ्तार एक और आ गई नई, वो दोनों की आपस में इक्वल है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मास आप डिफरेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करना है तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो v है डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम पे, इस v को हमें कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर किसके, फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल कितना है, इसके पास तो 0 है, m into v नॉट बराबर, वहां देखो कितना है वो, मास दोनों के इक्वल है, तो m into v दो बार लिखना है, इससे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, m ने m को उड़ा दिया। फाइनली वेलोसिटी ड्यूरिंग मिनिमम डिस्टेंस कितना है, v नॉट बाई 2। मास हम कम ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पर बस क्या है कि बाई 2 की जगह पर बाई 3 आएगा, बाई 4 आएगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ मास, ठीक है। तो v नॉट बाई 2। अब बताओ टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये सारा फोर्स किस मतलब सारी जो कहानी किस फोर्स के अंतर्गत हो रही, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें क्या करना है, इनिशियल कुल काइनेटिक एनर्जी अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल कुल एनर्जी बराबर फाइनल कुल एनर्जी। इनिशियल कुल एनर्जी कितना है भाई, केवल और केवल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना इनिशियल लिख लेते हैं, के क्यू क्यू बाई में क्या इनफाइनाइट, मतलब कितना हो गया 0। ये हमारे पास फाइनल फिगर है, ठीक है। फाइनल, इस फाइनल टाइम पर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हुई, हाफ एम वी स्क्वायर, और मास दोनों सेम है तो हम फाइनली यहाँ पे 2 से गुणा कर लेते हैं, प्लस इस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी कितना, कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई में क्या भाई, आर नॉट।
देखो v का वैल्यू रिप्लेस कर लो, ठीक है, उसके आंसर हमारा आर मिनिमम इन टर्म्स ऑफ वी नॉट वो लिखना था। तो चलो कुछ और खत्म हो सकता है नहीं, ठीक है, इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी स्क्वायर मतलब कितना भाई, वी नॉट बाई टू कितना बन गया, वी नॉट स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो बाई फोर हो जाएगा। राइट हैंड साइड कितना बना हमारे पास, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर मिनिमम, ठीक है, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, देखो एम वी नॉट स्क्वायर बाई फोर, और बाकी तुम्हें जो भी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट टू चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। यहाँ से आर मिनिमम कितना आ जाएगा, देखो ये 4 मल्टीप्लाई कर लेना, एम बी नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, फाइनली यहाँ से आर मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, ये नोट कर लो। बाकी इसमें देखो ऐसा नहीं कि बहुत टफ कैलकुलेशन है, अभी भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं, बस क्या है कि जो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई की है थोड़ा ज्यादा आ गया, ठीक है। चलो इससे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छा हल्का सा, और देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। जैसे मान लो दो चार्ज हमारे पास, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ठीक है, या Q1 Q2 लिख लो, चलो, और ये इनिशियल एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन, प्लस Q1 माइनस Q2, इनका मास भी थोड़ा सा और टफ किया जाए तो इनका मास डिफरेंट मान लेते हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2, ये दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर बैठे इनफाइनाइट सेपरेशन पे। अब चूंकि नेचर वाइज अपोजिट है, प्लस माइनस है तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, हम क्या किए इनको इनफाइनाइट से हल्का सा अंदर ला के छोड़ दिया, जरा सा, मतलब कि इनफाइनाइट अभी भी है लेकिन क्या ना कि हल्का सा अंदर ला के, ताकि इनके बीच का फोर्स है ना नॉन जीरो हो जाए। तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो जब इनके बीच का गैप रिड्यूस होकर के डी बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी दी होगी, देयर आर टू चार्ज प्लस q1 एंड माइनस q2 सेपरेटेड बाय अ large separation, initial these charges are at rest, now the charges are released, find out speed of the particles when the separation between them becomes d, जब इनके बीच का सेपरेशन d रह जाता है घट करके, तब इनकी रफ्तार कितनी है। अब तुम बताना कि भाई इनकी रफ्तार सेम की अलग अलग, क्योंकि मास आज के टाइम में क्या है, अलग अलग है। सिंपल करना होगा तो फिर यहाँ पर इनका मास सेम मान लेगा, सिंपल नहीं करना थोड़ा सा इसको। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो फाइनली यहाँ पर जब गैप डी होगा इनके बीच का, अभी भी देखो एक दूसरे के नजदीक आ ही होंगे, लेकिन हमें तब की बात करनी है जब इनके बीच का सेपरेशन घटकर कितना रह गया भाई, डी, इसके पास रफ्तार है, इसे मान लो भाई v2, तो हमें v1 अलग और v2 अलग इन टर्म्स ऑफ m1 m2 d और q1 q2 इन सब के टर्म्स में आंसर में लाना है। अब 1 मिनट का आपको टाइम दे करके स्क्रीन पॉज करो, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलो आप एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, आप आंसर इसका मैच करना। इनिशियली बहुत दूर है, मतलब कि सबसे पहला पॉइंट तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितने लिखने जा रहा है, 0, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब इनके बीच गैप डी है तो यू फाइनल कितना, चार्ज का नेचर भी रखना होता है के q1 और माइनस q2, और इनके बीच गैप कितना डी, तो यू फाइनल नेगेटिव आ गया,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो से घट करके, मतलब कि जीरो से माइनस में आ गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी, घट गई। अब पोटेंशियल एनर्जी घटी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। कितना बढ़ गई देखो, इसके पास हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसके पास हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो एक तरीके से कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो एक शब्द हमें यूज करना है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉस इन, अब लिखने हैं चीज को, यहाँ पे हम बोल रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस का मतलब क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, गेन का मतलब क्या है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब यू इनिशियल कितना, जीरो, यू फाइनल माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस कितना भाई, के Q1 Q2, और बाई में गया कितना डी। राइट हैंड साइड आ जाओ, के ई इनिशियल, ये दोनों इनिशियल क्या थे एटस्ट, मतलब के ई इनिशियल कितना हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी, दो अलग अलग स्पीड आ रही है, और हमारे पास केवल एक इक्वेशन है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। v1 v2 अलग अलग फाइंड आउट करना है। मास सेम होता तो फन लेन की रफ्तार बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फिर इसमें दो अननोन नहीं, एक ही अननोन होता है, और एक ही इक्वेशन से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या किया जाए बताओ, चलो एक हमें अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल, ये दोनों आपस में इक्वल। इनिशियल कितना, जीरो, फाइनल भी जीरो होगा, रीजन कि इसका जो रेखीय संवेग है लीनियर मोमेंटम और इसका, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो P इनिशियल जीरो, P फाइनल क्या वेक्टर वाइज अपोजिट है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 बराबर किसके भाई, m2 v2 के। अब देखो दो इक्वेशन और दो अननोन, तो हम क्या करें, यहाँ से पहले v1 रिप्लेस कर लेते हैं। v1 कितना बना, m2 v2 बाई m1। अब इस v1 को इस इक्वेशन में रखो, ठीक है, v2 ही केवल दिखेगा। चलो बताना, अब कैलकुलेशन बचा, बाकी यही सब तो है, इसको बस लिखते जाना तुम्हें। k q1 q2 बाई डी, बताओ राइट हैंड साइड क्या, हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 कितना याद देखो, m2 v2 बाई m1, तो इसका स्क्वायर करना तुम्हें ना, तो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर प्लस, ये आप चीजें डालते हैं, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो यहाँ से m1 और m1 निकाल दिया जाए, पूरे से क्या चीज कॉमन, देखो v2 ही तो नॉन है हमारा, बाकी सब तो नॉन है इसमें। k q1 q2 बाई डी, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, m1 एक ऊपर नीचे खत्म हो गया ना, v2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अंदर क्या बचा देखो, और m2 भी कॉमन ले सकते हैं ना, m2 इंटू v2 स्क्वायर, अंदर क्या बचा था ना, m2 बाई m1 प्लस 1, ये चीज बचेगी। m1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, अच्छा v2 तुम्हें चाहिए ना, तो दो मल्टीप्लाई कर लो, 2k q1 q2 बाई में क्या भाई, m2, और कुछ नहीं। देखो इसको हम लिखेंगे m1 प्लस m2 बाई m1, बाई के m1 कहाँ जाएगा ऊपर, और जो m1 प्लस m2 होगा वो नीचे आ जाएगा, बराबर क्या लिखना है, v2 और इसका रूट। v1 के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जहां पर ये m1 है वहां पे m2 लिख लेना, जहां पर m2 है वहां पर m1 लिख लेना, वो तुम्हारा v1 हो जाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसको रखना, v2 जो है ना यहाँ पे रखना तुम, तो v1 जो आएगा, इसमें ये 1 है ना, इसको 2 कर लो, तो 2k q1 q2 m2 बाई में क्या भाई m1 प्लस m2। ये थोड़ा सा जेई लेवल का हो गया क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बढ़िया है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल इससे भी कुछ अच्छे लेवल पे बाकी है, ठीक है। लेक्चर काफी बड़ा बन जा रहा, तो अगले लेक्चर में आप ये सीखने के बाद अगला लेक्चर कनेक्ट जरूर रहना,
नहीं फिर आपको जो है ना इसके जो कॉन्सेप्ट है वो तो सीख लिया, अभी इतने से ही काम नहीं चलना है, इसमें और भी कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करवाने हैं हमको। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।